नीयत पूरी तरह डोल गई। उसने एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने पास छुपा लिया और एक छोटी सी रकम जाकर आलमजेब को दी। क्या है ये? बाकी का पैसा कहाँ है दाऊद? आलमजेब ने सवाल किया। दाऊद ने जवाब दिया, भाई वो लोग इससे ज्यादा का इंतजाम नहीं कर पाए। पुलिस और कस्टम का भी भारी लफड़ा हो सकता था, इसलिए जो मिला मैं ले आया। हालांकि जब पठान भाइयों ने अपने सीक्रेट सोर्सेज और खबरी नेटवर्क से पता किया तो उन्हें पता चला कि पैसा पूरा दिया गया था। दाऊद की इस गद्दारी ने करीम लाला के दरबार में भूचाल ला दिया। दाऊद को बीच महफिल में दर्जनों गैंगस्टर्स के सामने घसीट कर लाया गया। उसे पीटा गया। लातों, घूसों और डंडों से उसकी ऐसी हालत कर दी गई कि वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा था। उसे गैंग से धक्के मारकर बाहर निकाल फेंका गया। दाऊद ने उसी रात तय कर लिया था कि वो अब किसी के लिए काम नहीं करेगा, वो खुद अपनी गैंग बनाएगा। उसने अपनी खुद की सिंडिकेट डी कंपनी की नींव रखी। उसने अपने भाइयों साबिर, इकबाल, अनीस और नूरा को अपने साथ मिलाया। अब वो सिर्फ स्मगलिंग नहीं कर रहा था, वो एक पूरी की पूरी पेशेवर फौज तैयार कर रहा था। दाऊद खुद एक एक लड़के को चुनता था। बॉम्बे की सड़कों पर अब रोज खून बहने लगा था। दाऊद गैंग और पठान गैंग के बीच की दुश्मनी अब नासूर बन चुकी थी। अंडरवर्ल्ड के पुराने डॉन जैसे हाजी मस्तान और यूसुफ पटेल समझ चुके थे कि अब हवा का रुख बदल रहा है। ये नई पीढ़ी खून बहाने से गुरेज नहीं करती। उन्होंने स्मगलिंग छोड़कर रियल एस्टेट और राजनीति का सफेद दामन थाम लिया था। साल 1981 दादर के एक पेट्रोल पंप पर जब रात के सन्नाटे में दाऊद का बड़ा भाई साबिर इब्राहिम अपनी फिएट कार में बैठा था, तभी पठान गैंग की गाड़ियां वहां आ रुकी। उन गाड़ियों से हथियारों से लैस शूटर निकले, जिनमें मुंबई का सबसे खूंखार और पढ़ा लिखा गैंगस्टर मानिया सुर्वे भी शामिल था। गोलियों की बौछार से साबिर का सीना छलनी हो गया। कार के शीशे चकनाचूर हो गए और साबिर की लाश खून के तालाब में डूब गई। उसी रात दाऊद पर भी उसके घर के पास एक जानलेवा हमला हुआ, लेकिन किस्मत ने उसे बाल बाल बचा लिया। जब दाऊद अस्पताल पहुंचा और उसने अपने बड़े भाई साबिर की खून से लथपथ ठंडी लाश देखी तो उसके अंदर का बचा खुचा इंसान